अब हम आते हैं इंटरप्रिटेशन की तरफ कि हम एवीजी रिपोर्ट को किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन से पहले हमें नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए उन पैरामीटर्स की जिनको हमें एनालाइज करना है या असेस करना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है पीएच ऑफ द ब्लड, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है 7.35 टू 7.45। फिर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 टू 45 मिलीमीटर मर्करी। देन आता है पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन, जो कि है 75 टू 100 मिलीमीटर मर्करी। फिर आते हैं बाइकार्बोनेट आयन, जो कि होते हैं 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और पार्शियल और सैचुरेशन परसेंटेज ऑफ द ऑक्सीजन, जो कि मोर देन 95% जो होती है वो नॉर्मल होती है। 4 तरह के एसिड बेस इम्बैलेंस डिसऑर्डर्स होते हैं जो मोस्ट कॉमनली हमको मिलते हैं: मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इंटरप्रिटेशन करने के 5 स्टेप्स होते हैं जिनको हमें सीक्वेंस वाइज फॉलो करना होता है। अगर हम किसी भी सीक्वेंस स्टेप को मिस करेंगे या हम जंप करने की कोशिश करेंगे तो हमारी इंटरप्रिटेशन यकीनन गलत हो जाएगी, क्योंकि मैं खुद ऐसा करके देख चुका हूँ। अगर आप किसी भी एक स्टेप को छोड़ते हो बीच में से तो आपकी पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन गलत हो सकती है। तो जो पहला स्टेप होता है हमारे पास वो होता है, हमें सबसे पहले पीएच को देखना होता है कि पीएच कितना दिया हुआ है, पीएच कितना आया है। स्टेप 2 हमारे पास होता है कि हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यूज़ को देखना होता है कि या वो नॉर्मल हैं या ज़्यादा हैं या कम। स्टेप 3 में हम देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच की डायरेक्शन क्या है, यानी दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टेप 4 के अंदर हम देखते हैं कि कंपनसेशन का स्टेटस क्या है, यानी जो पीएच ऑल्टर हुआ है अगर तो उसकी कंपनसेशन कितनी हो चुकी है या नहीं हुई है। और स्टेप 5 होता है कि हमें एनायन गैप को कैलकुलेट करना होता है। तो ये पांचों स्टेप्स को हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। पहला स्टेप होता है कि हमें सबसे पहले पीएच देखना होता है कि पीएच क्या है। अगर नॉर्मल पीएच हमारे पास क्या होता है 7.35 टू 7.45। अगर पीएच 7.35 से कम है तो इसको हम कहते हैं एसिडीमिया। एसिडीमिया मतलब पीएच कम है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना मतलब एसिड्स का बढ़ना। तो एसिड्स ब्लड में ज़्यादा है तो इसलिए एसिडीमिया, यानी एसिड इन द ब्लड। अगर पीएच 7.45 से ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो गई है, इसलिए पीएच बढ़ रहा है। तो जब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है ब्लड के अंदर तो इसका क्या मतलब होता है कि जो बेस है हमारी, यानी जो बाइकार्बोनेट आयन है, जो बेस अल्कली जिसको हम कहते हैं, वो रेज हो गई है। जब वो रेज हो जाएगी तो हमारे पास पीएच भी बढ़ जाएगा। तो अल्कली या बेस ब्लड में ज़्यादा है तो इसलिए हम उसको कहेंगे अल्कलीमिया, यानी अल्कली इन द ब्लड। ये हो गया एसिडीमिया और अल्कलीमिया। अब एक नॉर्मली टर्म हम यूज़ करते हैं एसिडोसिस और एल्कलोसिस। वो क्या होती है? तो वो प्रोसेस जो कि इस एसिडीमिया को कॉज कर रहा है, यानी वो प्रोसेस जिस वजह से पीएच कम हो रहा है, ब्लड में एसिडीमिया हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिडोसिस। और वो प्रोसेस जिसकी वजह से पीएच बढ़ रहा है, यानी कि अल्कली ब्लड के अंदर बढ़ रही है, अल्कलीमिया हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एल्कलोसिस। देन हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। पहले स्टेप में हमने मालूम कर लिया पीएच देख के कि पीएच नॉर्मल है, एसिडीमिया हुआ है या अल्कलीमिया हुआ है, जिसको हम एसिडोसिस और अल्कलोसिस भी कह सकते हैं। स्टेप 2 के अंदर हमारे पास आएगा कि हमें देखना होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट की वैल्यूज़ क्या हैं। इसके लिए नॉर्मल वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू हम पढ़ चुके हैं 35 टू 45 मिलीमीटर मर्करी। बाइकार्बोनेट की वैल्यू थी 22 टू 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। स्टेप 3 के अंदर हमें देखनी होती है डायरेक्शन क्या है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच की। सबसे हमने जैसे पहले स्टेप में पीएच देख लिया, दूसरे स्टेप में पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड देख लिया। अब तीसरे स्टेप में हमें इन दोनों की डायरेक्शन को कंपेयर करना है। कंपैरिजन हम किस तरह से करेंगे, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में। हम एरो देख सकते हैं कि दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों कम हो रहे हैं, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर तो ऐसा है तो डिसऑर्डर हमारा जो है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होते हैं जो कि जिनमें रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अलावा किसी भी सिस्टम का कोई डिसऑर्डर होगा उसको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में काउंट करेंगे। और ये कब होता है? एबीजी की रिपोर्ट से पता चलेगा जब पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एक डायरेक्शन के अंदर जा रहे होंगे। अगर पीएच और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हो, लाइक जैसे नीचे वाले बॉक्सेस में शो हुआ है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है और पीएच कम है, या पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम है और पीएच रेज्ड है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं,
तो इस कंडीशन में पेशेंट को यकीनन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होगा। रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर जिसमें रिस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट होती है। रिस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट के साथ सीएनएस इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, बट मेनली इसके अंदर पेशेंट में रिस्पायरेटरी इन्वॉल्वमेंट ही मोस्टली उनको मिलती है। तो ये हमने स्टेप 3 कर लिया। पहले स्टेप के अंदर हमने पीएच देखा, दूसरे स्टेप के अंदर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आयन की वैल्यूज़ देखी। थर्ड स्टेप के अंदर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच की डायरेक्शन को असेस करते हुए बताया कि पेशेंट को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है। ये एक निमोनिक है रोम जो कि आसानी प्रोवाइड करता है इस चीज़ को समझने में। ROME RO एक साथ है यानी रिस्पायरेटरी ऑपोजिट, यानी अगर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आयन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे, और अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा तो इक्वल, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और पीएच दोनों इक्वल डायरेक्शन के अंदर जा रहे होंगे। स्टेप 4 पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो कि स्टेप 4 है हमारे पास के कंपनसेशन स्टेटस को चेक करना। तो उससे पहले हम देखेंगे कंपनसेशन होती कैसे और क्या होती है। सबसे पहले हमें 2 चीज़ें याद रखनी है। जब भी बॉडी के अंदर हमारे पास कोई डिसऑर्डर होता है, चाहे वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर हो, तो उसमें 2 चीज़ें हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि देखनी होती हैं। एक ये कि उसमें प्राइमरी डिस्टर्बेंस क्या है और कंपनसेटिंग मैकेनिज्म क्या है। यानी कि फॉर एग्जांपल बॉडी का पीएच अगर कम हुआ है तो वो किस वजह से कम हुआ, उसकी प्राइमरी कॉज क्या है, हमें वो पता करनी होती है। और फिर उसकी कंपनसेशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म वर्क कर रहा है, हमें वो पता करना होता है। तो बॉडी के अंदर हमारे 2 ही मैकेनिज्म हैं जिनको हम मेनली देखते हैं कंसिडरिंग बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। तो या तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा या कम होगा, जब बाइकार्बोनेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या कम होगी, तो जब जाके ये पीएच ज़्यादा होगा या कम होगा। ठीक है, इन 2 के अलावा कोई और प्राइमरी डिस्टर्बेंस नहीं हो सकती। और कंपनसेशन मैकेनिज्म भी यही दोनों करते हैं, यानी कि अगर प्राइमरी डिस्टर्बेंस हमारे पास आ रही है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कंपनसेशन उसकी करेगा बाइकार्बोनेट आयन। अगर आ रही है बाइकार्बोनेट आयन में प्राइमरी डिस्टर्बेंस, तो उसकी कंपनसेशन करेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अब हम बकायदा इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पेशेंट का जो पीएच आ रहा है वो आ रहा है 7.35, यानी कि पेशेंट एसिडोसिस में। स्टेप 1 में हमने पीएच देखा, हमें पता चला पेशेंट एसिडोसिस के अंदर है। स्टेप 2 में हमने वैल्यूज चेक करी पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट आयन की, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड रेज था। स्टेप 3 के अंदर हमें डायरेक्शन चेक करनी है। स्टेप 3 के पीएच की डायरेक्शन और पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड की डायरेक्शन क्या है। तो पीएच यहाँ पे कम हो रहा है, PCO2 यहाँ पे बढ़ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हमने पीछे पढ़ा कि ऑपोजिट डायरेक्शन हमेशा रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में मिलती है, तो इसका मतलब है पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, रिस्पायरेटरी एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। पीएच कम है तो पेशेंट को डेफिनेटली रिस्पायरेटरी एसिडोसिस होगा। आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी पेशेंट रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट करेगा तो उसमें प्राइमरी डिस्टर्बेंस हमेशा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होगी। या तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा, जिस वजह से पीएच ज़्यादा होगा या कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब PCO2 प्राइमरी डिस्टर्बेंस है तो कंपनसेशन में कौन आएगा, बाइकार्बोनेट आयन। तो बाइकार्बोनेट आयन भी खुद को रेज कर लेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। पीएच ऑफ द पेशेंट है 7.35 से कम, यानी पेशेंट अगेन एसिडोसिस में है। स्टेप 2 में हमने PCO2 की वैल्यू चेक करी तो वो भी कम आ रही है नॉर्मल से। अब PCO2 और पीएच दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पेशेंट को कोई मेटाबॉलिक एसिड बेस्ड डिसऑर्डर है। और पेशेंट जो कि एसिडोसिस में है तो यकीनन उनको मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आपने हमेशा एक बात याद रखनी है कि प्राइमरी डिस्टर्बेंस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमेशा बाइकार्बोनेट आयन की वजह से होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन पहले कम हुआ होगा, जिसकी वजह से पीएच कम हुआ। अब उसी कंपनसेशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है कि पीएच पेशेंट का 7.45 से ज़्यादा है, पेशेंट अल्कलोसिस के अंदर है, PCO2 रेज्ड है पेशेंट का, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, डिसऑर्डर यकीनन मेटाबॉलिक होगा। और पेशेंट अल्कलोसिस में है तो ये होगा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक में हमने जैसे पढ़ा कि हमेशा प्राइमरी डिस्टर्बेंस होती है बाइकार्बोनेट आयन में, तो बाइकार्बोनेट आयन जो रेज होगा हमें रेज मिलेगा, उसी की वजह से पीएच बढ़ा हुआ मिला और उसकी वजह से अब कंपनसेशन में PCO2 भी बढ़ रहा है। सिमिलरली पीएच ऑफ द पेशेंट बढ़ा हुआ है, रेज्ड है, पेशेंट अल्कलोसिस में है, PCO2 की वैल्यू कम है नॉर्मल से, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। पीएच ज़्यादा है, PCO2 कम है, इसका मतलब है कि पेशेंट को रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है और पेशेंट अल्कलोसिस में है, तो ये हो गया रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। यानी कि प्राइमरी डिस्टर्बेंस पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड में आई होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ होगा, जिस वजह से पीएच बढ़ा तो उसकी कंपनसेशन में बाइकार्बोनेट आयन भी कम हो रहा है। तो इस स्लाइड में आपने 3 चीज़ें याद रखनी है कि हमेशा
रिस्पायरेट हमेशा डिसऑर्डर की जो प्राइमरी डिस्टर्बेंस होंगी वो दो ही हो सकती हैं, या तो बाइकार्बोनेट आयन होगा या PCO2 होगा। कंपनसेशन मैकेनिज्म भी दो ही हो सकती हैं, या तो PCO2 या बाइकार्बोनेट आयन। अगर रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है तो इसका मतलब प्राइमरी डिस्टर्बेंस है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड में, और कंपनसेशन में आएगा बाइकार्बोनेट आयन। और अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो प्राइमरी डिस्टर्बेंस होगी बाइकार्बोनेट आयन में, और कंपनसेशन के लिए आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक टेबल है जो शो कर रहा है कि प्राइमरी डिस्टर्बेंस क्या हुई जिस वजह से पीएच कम हुआ, इसकी कंपनसेशन में कौन सा मैकेनिज्म आया, और वो डिसऑर्डर कौन सा था। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और आप इसको ईजिली समझ सकते हैं अगर आप इसको 2-4 बार इसको। अब हम डिस्कस करेंगे कंपनसेशन लिमिट्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कब रेज या लो होता है टू कंपनसेट, जब पेशेंट के अंदर कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, यानी कि प्राइमरी डिस्टर्बेंस आएगी बाइकार्बोनेट में, तभी पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड अपनी वैल्यू को बढ़ाएगा या कम करेगा ताकि पीएच को वो नॉर्मलाइज कर सके। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ कंपनसेशन लिमिट्स हैं जिसके अंदर रह के उसको काम करना होता है। तो फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में है, यानी कि पेशेंट का पीएच जो है वो कम है 7.35 से, और बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो कम है उसके, यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस कम होने की वजह से पेशेंट का पीएच कम हुआ है, तो कंपनसेशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड भी कम होगा। तो नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड होता है 35 to 45 मिलीमीटर मर्करी, और इसकी जो लिमिट है, जो मैक्सिमम ये अपने आप को कम कर सकता है, वो है 15 मिलीमीटर मर्करी तक। यहाँ तक PCO2 कम होना इज़ नॉर्मल कंपनसेशन। अगर और ऐसी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में बाइकार्बोनेट आयन बढ़ते हैं जिस वजह से पीएच बढ़ जाता है, तो कंपनसेशन में PCO2 को भी बढ़ना पड़ता है, तो उसकी जो हाईएस्ट मैक्सिमम रेंज है वो है 50 मिलीमीटर मर्करी। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन लिमिट से एक्सीड करेगा, या तो 15 से वो और कम हो जाएगा, 14, 13, 20, 14, 13, 12, 10, 5, या मैक्सिमम रेंज जो उसकी हाईएस्ट मैक्सिमम रेंज है 50, उससे बढ़ जाएगा 60, 70, 80 तक चला जाएगा, तो अब पेशेंट दूसरे डिसऑर्डर में चला जाएगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। पेशेंट डबल या ट्रिपल डिसऑर्डर के अंदर चले जाएगा, जिसको मल्टीपल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर कहते हैं। तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो सिंगल डिसऑर्डर स्टडी कर रहे हैं कि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। लेकिन अगर कंपनसेशन अपने लिमिट से एक्सीड करेगी तो पेशेंट मल्टीपल एसिड बेस्ड डिसऑर्डर के अंदर चला जाएगा। ये बात हमें याद रखनी है। तो हमें ये कंपनसेशन लिमिट्स पता होनी चाहिए कि अगर पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर है तो PCO2 15 से कम नहीं होना चाहिए उसी कंपनसेशन में। अगर पेशेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के अंदर है तो PCO2 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा है या 15 से कम है तो इसका मतलब है पेशेंट मल्टीपल डिसऑर्डर के अंदर जा चुका है। सिमिलरली बाइकार्बोनेट आयन की भी लिमिटेशंस हैं कि अगर पेशेंट रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस में है या एसिडोसिस में है, यानी प्राइमरी डिस्टर्बेंस PCO2 के अंदर है, तो कंपनसेशन में बाइकार्बोनेट आयन आके आएगा और वो काम करेगा। तो अगर पेशेंट रिस्पायरेटरी एल्कलोसिस में है या जिसके अंदर यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ है, तो उसकी कंपनसेशन में बाइकार्बोनेट आयन भी कम होगा। मैक्सिमम जो इसकी लोअर रेंज है वो है 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और जो मैक्सिमम हाईएस्ट रेंज है इसकी वो है 32 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इससे ये एक्सीड करेगा रेंज से तो डेफिनेटली पेशेंट मल्टीपल डिसऑर्डर के अंदर चला जाएगा। अब आते हैं हम स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में हम कंपनसेशन स्टेटस को कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम पीएच देखेंगे। पीएच के बाद हम देखेंगे प्राइमरी डिस्टर्बेंस की वैल्यू क्या है और कंपनसेशन मैकेनिज्म की वैल्यू क्या है। ये तीन चीज़ें हमें देखनी होती हैं। जब हम पीएच देखते हैं उसके बाद हमें प्राइमरी डिस्टर्बेंस देखना होता है, प्राइमरी डिस्टर्बेंस और फिर कंपनसेशन वैल्यू, और इन दोनों के साथ हम साइमल्टेनियस पीएच की ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं। वो क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अब रिस्पायरेटरी एसिडोसिस का पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है, अगर उसका पीएच है 7.35 से कम, PCO2 उसका रेज्ड है और बाइकार्ब उसका नॉर्मल है। हमने डायग्नोसिस बनाई रिपोर्ट में कि पेशेंट को रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, पीएच कम है, अपोजिट डायरेक्शन में है PCO2 उसके, तो डेफिनेटली रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, और एसिडोसिस तो रिस्पायरेटरी एसिडोसिस है, लेकिन इसका बाइकार्ब अभी नॉर्मल है। हमने पढ़ा था कंपनसेशन कैसे होगी रिस्पायरेटरी एसिडोसिस के अंदर कि बाइकार्ब को बढ़ना पड़ेगा। PCO2 प्राइमरी डिस्टर्बेंस है तो इसकी कंपनसेशन में बाइकार्ब को बढ़ना पड़ेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे हमारे पास कहलाएगी अनकम्पनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, यानी कि पीएच कम हो चुका है, PCO2 बढ़ गया है, लेकिन कंपनसेशन में बाइकार्ब अभी भी नॉर्मल ही है, वो बढ़ा नहीं है, तो ये कहलाएगा अनकम्पनसेटेड रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। फिर दूसरी सिचुएशन हमारे पास आई, हमें दोबारा EVGs करवाया पेशेंट के। अब हमारे पास रिपोर्ट आई है ये कि पीएच अभी भी कम है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अभी भी रेज्ड है, लेकिन अब बाइकार्बोनेट नॉर्मल रेंज से बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब है कंपनसेशन स्टार्ट हो चुकी है।
ये कंडीशन कहलाएगी पार्शियली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। हमें तीसरा एबीजीज करवाया पेशेंट का। अब उसमें पीएच शो हो रहा है हमारे पास नॉर्मल रेंज के अंदर 7.35 से 7.45 के दरमियान पीएच आ चुका है। PCO2 हाई है, बाइकार्बोनेट हाई है। इस कंडीशन में अब तक इससे पहले की जो कंडीशंस थी अनकम्पनसेटेड पार्शियली कंपनसेटेड, उसके अंदर पीएच नॉर्मल से कम था, लेकिन अब पीएच नॉर्मल पे आ गया है। मेन हमारा फोकस होता है पीएच पे, बिकॉज होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए पीएच का नॉर्मल होना ज़रूरी है। अब पीएच हमारा नॉर्मल हो चुका है, चाहे पार्शियल प्रेशर तो कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो गया है और बाइकार्ब भी हाई हो गया, लेकिन पीएच हमारा नॉर्मल पे आ गया है। अब हमारी कंडीशन जो है, डिसऑर्डर जो है वो हमारे पास कंपनसेटेड है। इसको हम कहेंगे फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, यानी कि जो भी नॉन कंपनसेशन हुई थी, जो भी हमारे पास पीएच ऑल्टर हुआ था, अब वो नॉर्मलाइज हो गया है। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में कंपनसेशन किस तरह से होगी? पेशेंट की एबीजीज हमने करवाई, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस आया, पीएच बढ़ा हुआ है, PCO2 कम है, और ऑपोजिट डायरेक्शन है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और रिपोर्ट में बाइकार्ब नॉर्मल आया है। अभी तो बाइकार्ब नॉर्मल है, बाकी दो चीज़ें हमारे पास ऑल्टर्ड हैं, तो इसका मतलब है कि ये अनकम्पनसेटेड स्टेट है, अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब कंपनसेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगली एबीजीज में हमें शो हुआ कि बाइकार्ब भी कम होना शुरू हो गया है। तो बाइकार्ब कम होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये पार्शियली कंपनसेटेड है, चूँकि बाइकार्ब कम हो रहा है लेकिन पीएच अभी नॉर्मल नहीं हुआ है। थर्ड एबीजी हमने करवाया, थर्ड एबीजी के अंदर पीएच हमारा नॉर्मल पे आ गया है और PCO2 और बाइकार्ब कांस्टेंट 2 वैल्यूज़ पे आ गए। चूँकि पीएच नॉर्मल वैल्यूज़ में आ गया है, तो इसका मतलब है कि कंडीशन हमारे पास फुली कंपनसेटेड है, एंड इट इज़ नाउ कॉल्ड फुली कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सिमिलरली मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी यही होगा। PCO2 चूँकि मेटाबॉलिक है, प्राइमरी डिस्टर्बेंस आएगी बाइकार्ब के अंदर, तो बाइकार्ब डिरेंज्ड है, पीएच कम है, लेकिन PCO2 नॉर्मल है, ये अनकम्पनसेटेड स्टेज है। जैसे जैसे फिर आहिस्ता आहिस्ता PCO2 कम होना शुरू हुआ, जैसे कॉल्ड पार्शियली कंपनसेटेड, क्योंकि पीएच अभी नॉर्मल पे नहीं आया है। और जब पीएच नॉर्मल पे आ जाएगा डिस्पाइट बाइकार्बोनेट और PCO2 लो हैं, तो ये कंडीशन कहलाएगी फुली कंपनसेटेड। और यही हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस अल्कलोसिस के अंदर भी देखेंगे। पहले अनकम्पनसेटेड स्टेज आएगी, फिर पार्शियली कंपनसेटेड स्टेज आएगी, और फिर फुली कंपनसेटेड स्टेज आएगी। तो ये हमारे पास नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक मैकेनिज्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि नॉर्मली हमको मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे कंपनसेशन रूल्स। कंपनसेशन रूल्स रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अलग होते हैं और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के अलग होते हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से कंपनसेशन रूल हम पहले स्टडी करेंगे। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर इसमें प्राइमरी डिस्टर्बेंस हुई है पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो उसकी कंपनसेशन कौन करेगा? बाइकार्बोनेट आयन। तो इन कंपनसेशन रूल्स के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि पेशेंट हमारे पास एक्यूट स्टेट में आया है या क्रॉनिक स्टेट में आया है, और कंपनसेशन अकॉर्डिंगली हो रही है या नहीं हो रही है। यानी जितनी कंपनसेशन नॉर्मली होनी चाहिए किसी भी डिसऑर्डर को या पीएच को नॉर्मलाइज करने के लिए, वो हो रही है या नहीं हो रही है। यानी कि कंपनसेटरी मैकेनिज्म को हम जज करते हैं यहाँ पे, कंपनसेटरी मैकेनिज्म नॉर्मली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट हमारे पास आया, उसके हमने जब एबीजीज करवाया तो उसमें 10 मिलीमीटर मर्करी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा हुआ था, यानी PCO2 नॉर्मल से 10 बढ़ा हुआ था, ठीक है ना। यानी कि उसका नॉर्मल जो 45 एक अपर लिमिट है वो 45 नहीं था बल्कि 55 था PCO2, ठीक है। तो जब 10 मिलीमीटर मर्करी बढ़ा हुआ है तो अब हम देखेंगे कि बाइकार्बोनेट कितना बढ़ चुका है। तो अगर बाइकार्बोनेट 1 मिली इक्विवेलेंट बढ़ चुका है तो इसका मतलब है कि कंपनसेशन नॉर्मल हो रही है। यानी कि नॉर्मल जो अपर लिमिट ऑफ बाइकार्ब होती है वो होती है 26, रेंज है 22 से 26। तो अगर ये 27 है और जो 35 टू 45 PCO2 की रेंज है ये है 55, तो 10 मिलीमीटर मर्करी बढ़ा है अपर लिमिट से, और बाइकार्ब 1 मिली इक्विवेलेंट बढ़ा है, तो इसका मतलब है कंपनसेशन नॉर्मल है और पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ आया है, ठीक है। अब अगर पेशेंट का PCO2 नॉर्मल से 10 मिलीमीटर मर्करी रेज हुआ है, यानी कि 45 नॉर्मल अपर लिमिट है, वो हुआ है 55 मिलीमीटर मर्करी तक। अब हमने बाइकार्ब देखा, बाइकार्ब अगर 26 से 3 मिली इक्विवेलेंट बढ़ा हुआ है, यानी कि वो हो गया 29 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो 10 मिलीमीटर राइज ऑफ PCO2 पे 3 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बाइकार्ब बढ़ा, तो इसका मतलब है पेशेंट हमारा कंपनसेशन नॉर्मल है और पेशेंट क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ आया हमारे पास, ठीक है। तो इन दो सिनेरियो से हमने जज कर लिया कि पेशेंट, यानी कि कंपनसेशन की वैल्यूज़ को देखते हुए हम ये असेस कर सकते हैं कि एक तो कंपनसेशन नॉर्मल हो रही है या नहीं हो रही, और पेशेंट एक्यूट डिसऑर्डर के साथ आया है या क्रॉनिक डिसऑर्डर के साथ आया है, ठीक है।
ऐसे ही अगर पेशेंट रिस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के साथ आए तो हम देखेंगे, मतलब रिस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है तो कंपनसेशन हम उसमें कैसे देखेंगे कि 10 मिलीमीटर मर्करी फॉल ऑफ PCO2, यानी कि नॉर्मल से 10 मिलीमीटर मर्करी PCO2 कम हो गया, यानी कि नॉर्मल लोअर लिमिट 35 होती है। अगर पेशेंट का PCO2 जो है वो 25 मिलीमीटर मर्करी आ रहा है तो अब हम बायकार्ब देखेंगे। अगर बायकार्ब 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कम हुआ है तो ये नॉर्मल कंपनसेशन है। जैसे पेशेंट का PCO2 है 25 मिलीमीटर मर्करी, 10 कम हो गया नॉर्मल से, और बायकार्ब की जो नॉर्मल लोअर लिमिट होती है वो होती है 22, अब वो हो गया 20 का। अगर ऐसा है तो कंपनसेशन नॉर्मल है, पेशेंट एक्यूट रिस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के अंदर है। अगर पेशेंट का PCO2 10 मिलीमीटर मर्करी कम हुआ है और बायकार्ब 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर कम हो गया है, यानी कि 25 मिलीमीटर मर्करी का PCO2 है लेकिन बायकार्ब हमारे पास हो गया है 18, तो अब हम इसको कहेंगे कंपनसेशन नॉर्मल है और पेशेंट क्रॉनिक रिस्पिरेटरी एल्कोलोसिस के अंदर है। तो यहाँ पे हमने क्या चीज़ें जज करी कि कंपनसेशन नॉर्मल है या नहीं है, और पेशेंट एक्यूट डिसऑर्डर के साथ, रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ है या क्रॉनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के साथ है। ठीक है, ये सिर्फ रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर के लिए अप्लाई होगा, मेटाबॉलिक उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अब हम बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कंपनसेशन की कि कौन से रूल्स हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हम क्रॉनिक और एक्यूट डिसऑर्डर नहीं देखते, हम डायरेक्टली इसको डील कर रहे होते हैं। यानी अगर पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ आया है या मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के साथ आया है तो उसमें क्या रूल होना चाहिए हम देखते हैं। तो अगर ये पेशेंट मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस के साथ आया है तो उसमें 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बाइकार्बोनेट बढ़ने पे 0.7 मिलीमीटर मर्करी PCO2 बढ़ना चाहिए। यानी कि अगर 26 से 27 बाइकार्बोनेट हो गया है तो कंपनसेशन में इसको PCO2 को 0.7 मिलीमीटर मर्करी बढ़ना चाहिए, यानी कि नॉर्मली हमें कितना मिलना चाहिए 45.7। अगर 2 मिली इक्विवेलेंट बायकार्ब बढ़ा है यानी 26 से 28 हो गया है तो PCO2 में मिलना चाहिए 46.4। ठीक है, ऐसे ही अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ पेशेंट आ रहा है तो उसके लिए हम विंटर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, यानी कि जितना बाइकार्बोनेट ABG रिपोर्ट में गिवन है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से, फिर उसको प्लस करेंगे 8 से और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास PCO2 निकल आएगा। वो PCO2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि गिवन बाइकार्बोनेट लेवल पे होनी चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल वैल्यू A आई हुई है, वो वैल्यू A हमारे पास है बाइकार्बोनेट की, तो इस वैल्यू A पे कितना PCO2 होना चाहिए कंपनसेशन में। तो अगर इतना PCO2 नहीं होगा तो इसका मतलब है कंपनसेशन नॉर्मल नहीं है, अगर इससे बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है कंपनसेशन अनकंट्रोल्ड है। तो ये कंपनसेशन रूल्स हैं जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में अप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं स्टेप 5 के ऊपर जो है कि है कैलकुलेट दी एनाइन गैप। एनाइन गैप कैलकुलेट करने से पहले हमें समझना होगा कि एनाइन गैप होता क्या है। सो जब हम ABGs की रिपोर्ट करवाते हैं तो बेसिक पैरामीटर जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उनके अलावा हमें कंसंट्रेशन भी पता चलती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, बाइकार्बोनेट की कंसंट्रेशन तो पता ही चलती है, इसके अलावा हमको सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड कंसंट्रेशन भी उसके अंदर मेंशन होती है। सोडियम और पोटेशियम रिप्रेजेंट करते हैं कैटाइंस को, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड प्रेजेंट करते हैं एनाइंस को। तो हम सोडियम पोटेशियम को ऐड करते हैं, बाइकार्बोनेट क्लोराइड को ऐड करते हैं और कैटाइंस को एनाइंस में से हम माइनस कर देते हैं, तो जो हमारे पास एक वैल्यू आती है वो कहलाती है एनाइन गैप। एनाइन गैप क्यों प्रोड्यूस होता है? एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं जो कि लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स के अंदर मेजर नहीं हो पाते, जिनमें प्रोटीन्स आ गए, इनऑर्गेनिक एसिड्स आ गए और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो हमेशा एक स्पेस क्रिएट करके रखते हैं हमारी वैल्यूज़ के अंदर, तो इसलिए हम एनाइन गैप निकालते हैं ताकि हमें पता चले कि एनाइन गैप यानी कि अनमेजर्ड एनाइंस जो हैं वो कितने मौजूद हैं ब्लड के अंदर। एनाइन गैप की नॉर्मल वैल्यूज जो होती है वो हमारे पास होती है 8 to 12 मिलीमोल पर लीटर। अगर इससे कम है तो वो लो एनाइन गैप कहलाएगा, अगर वो ज़्यादा है तो हाई एनाइन गैप कहलाएगा। ये कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत से डायग्नोसिस एनाइन गैप की एलिवेशन, लो वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू की वजह से हमको पता चलती है।